गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल करना या फिर जोड़ना। जैसे कि आप लोग पाठ में इतिहास में भी पढ़ते हो कि संधि दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ और फिर उनमें संधि हो गया, समझौता हो गया, है ना। यहाँ समझौता नहीं हो रहा है, यहाँ पर संधि का मतलब जोड़ना, मेल करना। संधि का अर्थ है यहाँ पर जोड़ना। और इसको हम अगर परिभाषित करें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम संधि की परिभाषा को जाने हैं, लेकिन संधि कितने प्रकार की होती है इसको भी जानना आवश्यक है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा भी है, संधि की परिभाषा मैंने बता दी और उसके बाद में संधि के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग जो आज संधि पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में जो हम संधि पढ़ेंगे वह है स्वर संधि, और आगे की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं और स्वर संधि की परिभाषा को पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन अब आप लोग को स्वर क्या होता है ये भी जानना आवश्यक है। स्वर अर्थात मात्राएं, जो भी मात्रा है अ से लेकर के पूरा आ तक का जो होता है वो सारी मात्राएं हैं। वर्णों में हम उसका प्रयोग करते हैं, उसमें मात्रा लगाते हैं तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम यहाँ पर स्वर संधि कहते हैं। हम इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब आप इसके उदाहरण को समझोगे तो आसानी से आपको संधि जो है समझ में आएगा और स्वर संधि को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम इसके उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। आप लोग जैसे कि क्लास आप लोग का बढ़ते जाएगा या फिर संस्कृत विषय पढ़ोगे तो स्वर संधि के अंतर्गत उसके और भी प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी हो गया, है ना। तो ये स्वर संधि जो है इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अभी आपके कोर्स के अंतर्गत ये सिंपल सा हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। इसलिए मैं स्वर संधि के जितने प्रकार होते हैं उसको ना बताकर केवल स्वर संधि को समझा रही हूँ, और आप लोग का क्लास बढ़ते जाएगा तो आप लोग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते जाओगे। तो पहले देखते हैं हम लोग इसके उदाहरण को। स्वर संधि के यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं और इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्वर संधि कैसे है। पहला देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है विद्यार्थी। विद्यार्थी दिया हुआ है, इसको हम तोड़ते हैं, पहले तोड़ करके देखते हैं कि क्या शब्द इससे अलग होता है। पहले शब्दों को अलग करके ही हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें क्या शब्द पहले अलग हो रहा है, इसमें अगर अलग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या शब्द बन रहा है, विद्या। तो विद्या बन रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, विद्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। विद्या लिखा और उसके बाद में केवल यहाँ पर रैपल यानी कि रा और था में बड़ी ही है, रथी करके बस दिख रहा है, तो यही बस बचा है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई वर्ण इसमें नहीं बचा हुआ है। सीधा विद्या है तो विद्या को हमने लिख दिया और उसके बाद में जो वर्ण बचा है उसको बस लिख देंगे तो ये अधूरा हो जाएगा। तो ऐसा अगर कभी भी दिया रहता है तो उसके आगे हमेशा अ लगता है, उसके आगे हमेशा अ लगता है। अ के साथ जोड़ करके इसको पढ़ेंगे तो अ के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थी। अ के साथ में जोड़ करके पढ़े तो इसका हुआ अर्थी। विद्या धन अर्थी, ये दोनों के बीच में यहाँ पर ये धन का चिन्ह लगा है तो यही क्या है, मेल कर रहा है, यही क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पर अब ये स्वर संधि कैसे हुआ, तोड़ना तो जान गए, लेकिन स्वर संधि कैसे हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कौन सा वर्ण आया है, क्या है, मात्रा क्या लगी हुई है, आ की मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है और यहाँ पर धन के बाद में कौन सा वर्ण है, अ। आपको अगर कोई वर्ण दिया रहेगा और उसमें जो मात्राएं लगी रहेंगी तो उस मात्रा को लेना है हमको और उसके बाद वाले को लेना है। और अगर केवल वर्ण बस दिया रहेगा, कोई सा भी वर्ण दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाते जाऊंगी, अभी जैसे जैसे आते जा रहे हैं उदाहरण उसके माध्यम से समझते जाएंगे। तो विद्या दिया है तो यहाँ पर आ की मात्रा है, इस प्रकार से आ है। यहाँ पर धन, यहाँ पर अ बस है, तो धन के पहले आ और धन के बाद में अ, तो ये दोनों क्या है, स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण है इसलिए क्या है, ये स्वर संधि है। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी हुआ और ये दोनों जो है यहाँ पर धन के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है कि धन के पहले
बाद में भी स्वर आएगा, इसलिए यह क्या हुआ, स्वर संधि। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, धनाभाव। धनाभाव यहाँ पर आ रहा है, इसको भी उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द बन रहा है, पहले धन, धन बन रहा है, तो धन को हमने लिख लिया, धन शब्द को, और उसके बाद में धन में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। तो कभी आ भी होता है और अ भी होता है, उसको हमको इसमें आगे के शब्द में जोड़ करके उस वह शब्द क्या होता है, अभाव है या अभाव है। तो क्या होता है, अभाव होता है या अभाव होता है। तो धन धन क्या हो जाएगा, अभाव। और इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, धना भाव। धन धन अभाव, धना भाव, ये हो गया। अब ये ना वर्ण बस आ रहा है, मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था आ आया है और आ आया है, तो यहाँ पर धन के पहले भी स्वर है, धन के बाद में भी स्वर है, इसलिए स्वर संधि हुआ। अब यहाँ पर कहोगे ना तो स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये स्वर कैसे हुआ। तो कोई भी वर्ण जब हम उसको लेते हैं और उस वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको जैसे का तैसा लेते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ना का ना ही आया। तो जब इस प्रकार से वर्ण आएगा और उसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगी रहेंगी धन के पहले या धन के बाद में, तो उसको हम अवर्ण के अंतर्गत लेते हैं, उसको हम अवर्ण के अंतर्गत लेते हैं। तो अवर्ण हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर तो अ दिया ही है, तो ये हो गया अ और अ मिलकर के हो गया आ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, धनाभाव। ये भी हो गया आपका स्वर संधि। इसको हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी वर्ण वैसे का वैसे ही आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम उसको उठाकर वैसे ही लिख रहे हैं, तो उसको हमेशा, चाहे वो कोई सा भी वर्ण रहेगा, उसको हम अवर्ण के अंतर्गत ही लेते हैं, इसीलिए यह स्वर संधि होगा। अब उसका अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय दिया है, तो अब इसका शब्द क्या बन रहा है, पुस्तक। यहाँ पर सीधा हमने क्या लिख दिया, पुस्तक, ये हो गया पुस्तक, और उसके बाद में लगा दिए धन। पुस्तक के बाद में क्या बच रहा है, मात्रा क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगा है। अब मैंने क्या बताया था, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, उस शब्द में वह किस प्रकार से बन रहा है, ये होगा, है ना। तो आलय क्या हो जाएगा यहाँ पर, आलय, ये हो गया। अब मैंने जैसे यहाँ पर बताया था, वर्ण वैसे वैसे आने से क्या हो जाता है, उसको क्या मानते हैं, अ। तो यहाँ पर ये क क्या हो गया, अ हो गया, धन के पहले स्वर आया और धन के बाद में भी स्वर आया, तो ये भी क्या हो गया, स्वर संधि हुआ। यहाँ पर अब आप लोग को समझ आते जा रहा होगा कि वर्ण जब वैसी का वैसी आएगा तो वो उसको हम अवर्ण के अंतर्गत लेते हैं। तो धन के पहले और धन के बाद में अगर दो स्वर जो है आपस में मिलते हैं, तो इसी के कारण से वह स्वर संधि होता है। उसी प्रकार से अब नरेंद्र देखिए, नरेंद्र अब कैसे होगा, इसमें नरेंद्र में हम अगर इसको तोड़ते हैं तो नर लिखेंगे, नर हुआ, फिर धन। अब उसके बाद में नर लिख दिए, अब ये एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो यहाँ पर ये वर्ण किस प्रकार से बनेगा, इंद्र, नर धन इंद्र। अब नर धन इंद्र, यहाँ एक ही मात्रा है, तो ई क्यों आया, तो ई कैसे बनता है ये भी बता रहे हैं। जैसे र दिया है, र को हम क्या मानेंगे, अ मानेंगे, र को माने हम अ, ठीक है। और उसके बाद में ई है, तो यहाँ पर धन के पहले यहाँ पर ई है, तो अ और ई मिलता है जब, तो एक ही मात्रा बनती है। अ और ई जब मिलता है तो एक ही मात्रा बनती है, इसी के कारण से र में एक ही मात्रा हुआ और ये मिल करके बना नरेंद्र, ठीक है। नर धन इंद्र, इंद्र क्यों हो रहा है, क्योंकि अ और ई जो होता है, इन दो स्वरों के मिलने से यहाँ पर ए स्वर बनता है, इसीलिए यहाँ पर नरेंद्र हुआ। उसी प्रकार आप देखो देवेंद्र, सेम वैसे ही है, देवेंद्र है तो हम क्या लिखेंगे, देव, देव लिख दिए और लगाए फिर धन का चिन्ह। अब देव के बाद में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंद्र, सेम उसी के समान है, इंद्र, देव धन इंद्र। इसमें भी वैसे हुआ, व का अ हुआ और यहाँ पर ई हुआ, तो देव और इंद्र क्या हो गया, यहाँ पर ई एक ही मात्रा में परिवर्तित हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या बना है, देवेंद्र, ठीक है। अब देखते हैं गिरीश, गिरीश कैसे होगा। यहाँ पर देखो, अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या वर्ण बनेगा, गिरी। यहाँ पर शब्द क्या बन रहा है हमारा, गिरी। र में यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर र में बड़ी ई है तो यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा, गिरी। गिरी धन
बड़ी ई, गिरी धन ईस, बड़ी ई हो रहा है। अब यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बनता है बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ा ई बनता है। छोटी ई और छोटी ई मिल करके बड़ा ई बनता है। बड़ी ई के साथ में अगर छोटा ई मिलेगा तो भी बड़ा ई बनेगा। यानी कि जैसे मात्राएं बन रही हैं, जैसे कि यहाँ पर अ और बड़ा आ है और छोटा आ है, आ और आ मिल करके क्या बना, बड़ा आ ही बना। वैसे ही छोटी ई और छोटी ई सेम जैसे स्वर है, जो छोटा और बड़ा वाला, जैसे अ और आ रहेगा तो वो बनेगा आ ही बनेगा। आ के साथ में आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, और अ के साथ में आ का मेल होगा तो भी आ बनेगा, और आ रहेगा तो भी आ बनेगा। उसी प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई रहेगा तो भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई और छोटी ई रहेगा तो भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई और बड़ी ई रहेगा तो भी बड़ी ई होगा। तो यह हो गया गिरीश। उसके बाद हम अगला उदाहरण यहाँ पर देखते हैं सदैव। सदैव किस प्रकार से बनेगा? ए की मात्रा है। ए की मात्रा किन दो स्वरों के मिलने से बनता है? तो सदा, सदैव का यहाँ पर क्या बनेगा? सदा। अब यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। उसके बाद में अब बचा क्या है? वह बस बचा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब कोई वर्ण यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल एक ही बचे रहेगा और उसके आगे हम अ जोड़ देते हैं, तो यहाँ अ नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें मात्रा लगा हुआ है। और मात्रा लगा हुआ है तो मैंने यहाँ क्या बताया था, जैसे यहाँ पर बताया था ना, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो कौन सा दो स्वर मिलता है तब ई की मात्रा बनेगा, ए की मात्रा बनेगा। वैसे ही ए की मात्रा जो होता है ये भी दो स्वरों के मिलने से बनता है। इसमें अगर ऐसा दिया रहेगा तो हमको ऐसे करना है। और अगर मान लिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे उदाहरण बताया था, धना भाव, धन धन अभाव, यहाँ पर वर्ण क्या है? वैसी का वैसी आया है ना। और उसके बाद में आ की मात्रा है इसलिए ऐसा लिखे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी में मैंने क्या बताया था? विद्या, धन क्या बोली थी? विद्या का विद्या पूरा आ गया। अब केवल रैप बचा है और था में बड़ी ही बचा है। तो अगर उसके ऐसा कुछ भी वर्ण दिया रहता है जो पूरे का पूरा लिखा जाए और उसके बाद में केवल ऐसा बचे रहेगा तो हमको क्या करना पड़ता है? उसके आगे अ लगाना पड़ता है। मगर यहाँ वैसा है नहीं, यहाँ पर वैसा नहीं है। ऐसे इसी की भांति यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पूरी मात्रा के साथ में ये वर्ण पूरे लिख लिया गया था। बचा केवल था र और था में बड़ी रखी। तो हमको इसको तो लिख सकते क्योंकि रखी माने कोई यहाँ पर शब्द नहीं बन रहा है। तो ऐसा जब रहता है तो उसके आगे हम अ लगा देते हैं, तब बनता है अर्थी। और इसमें क्या है? सदा। यहाँ पर ए की मात्रा दिया हुआ है और ए की मात्रा दी है तो ए की मात्रा जो है वो किस वर्ण से, कौन से दो स्वर के मेल से बनता है हमको उसके अनुसार करना है, ना कि इसके अनुसार। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर अ व लिख दिए अब करके, ऐसा नहीं होगा। तो सदैव दिया है तो यहाँ पर सदा धन एव, सदा धन एव। ए की मात्रा यानी कि आ और ए मिल करके बनता है ए की मात्रा, इसलिए यहाँ पर हुआ एव, सदैव। ठीक है। उसके बाद में देखो महोत्सव। अब यहाँ पर देखो कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, ओ की मात्रा लगी है। तो अब इसको कैसे तोड़ के बनाएंगे? तो महाधन महोत्सव है, इसको तोड़ेंगे। पहले महा करके जो यहाँ पर लिख दिए, अब महा करके लिखे हैं। उसके बाद में अब ओ की मात्रा दिया हुआ है तो ओ की मात्रा को हमको बनाने के लिए इसमें कौन सा स्वर लगेगा? आ में कौन सा स्वर लगेगा जब वह ओ की मात्रा में परिवर्तित होगा? तो इसमें हमें ऊ को जोड़ना पड़ेगा। ऊ जोड़ दिए और ऊ के साथ में ये बचा हुआ है उसको लिख दिए तो बन गया उत्सव। इसका मतलब क्या हुआ कि आ और ऊ के मेल से बनता है ओ की मात्रा, आ और ऊ के मेल से बनता है ओ की मात्रा, तो ये हो गया महोत्सव। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए भानुदय। जैसे यहाँ पर छोटी ई का मैंने बताया था, आ का बताया था, बड़ी ई का छोटी ई और छोटी ई रहेगा तो भी बड़ी ई होगा, बड़ी ई और बड़ी ई रहेगा तो भी बड़ी ई होगा, छोटी ई के साथ में बड़ी ई रहे या बड़ी ई के साथ में छोटी ई रहे तो भी ई में परिवर्तित होगा। वैसे यहाँ पर ऊ वाला होगा। अब देखो यहाँ पर भानुदय दिया है तो पहले हम क्या लिखेंगे? इसको तोड़ करके भानु, बड़ा होगा यहाँ पर लेकिन छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब दय बस दिया है तो मैंने क्या बताया था
कि ऊ और ई का बड़ा ई होता है, आ और आ रहेगा तो आ ही होगा, बड़ा आ ही होगा। वैसे ही ऊ में भी होता है, सेम स्वर रहता है तो छोटा और बड़ा ऊ वाला। तो यहाँ पर देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बनता है बड़ा ऊ, इसलिए यहाँ पर ऊ हुआ। भानु धन उदय, यहाँ पर क्या हुआ? भानुदय। छोटा ऊ और छोटा ऊ, धन के पहले आ रहा है ऊ स्वर आ रहा है, धन के बाद में आ रहा है ऊ स्वर, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके बना भानुदय। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नयन, ये थोड़ा अलग है। नयन, पवन, पावक, नायक, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको कि ये कैसे होगा। जैसे कि नयन दिया है, अब इसके अंत में आपको क्या तुक आ रहा है, तुक को समझना है, तुक में ध्यान देना है। कुछ कुछ संधि ऐसा रहेगा जिसमें हमको तुक को ध्यान देना है और उस तुक के साथ में कौन सा वर्ण आ रहा है उसको देखना है, उसके मुताबिक जो है आपका ये संधि जो है बनेगा। जैसे नयन दिया है, नयन में कौन सा तुक आ रहा है? अन। नयन अन तुक आ रहा है, अगर अन तुक के साथ में या दिया रहेगा, नयन दिया है यहाँ पर, नयन में अन तुक आ रहा है अंत में, और उसमें अगर या दिया रहेगा अन तुक के साथ में, तो हमको यहाँ पर या जो दिया रहेगा वो हो जाता है एक ही मात्रा में परिवर्तित होता है, तो ना कर ना लिखे। अब यहाँ पर इसका तुक आ रहा है अन, नयन अन तुक आ रहा है, अन तुक के साथ में क्या रहना चाहिए? या रहना चाहिए। तो या रहेगा तो ये या जो है एक ही मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका नियम है। एक ही मात्रा में परिवर्तित हुआ। अब उसके बाद में अंत में क्या तुक आ रहा है? न या न, अन आ रहा है, तो उसको हमको यहाँ पर अन करके लिखना है, अन करके लिखना है। मतलब जो तुक आया उसी तुक को यहाँ पर अंत में लिखना है, और अन तुक के साथ में अगर या रहेगा तो या जो है एक ही मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? नयन, ने धन अन, नयन। अब यहाँ पर देखो पवन, पवन में क्या होता है? पवन, यहाँ पर भी अन तुक आ रहा है, यहाँ पर भी अन तुक आ रहा है, तो अन को हम पहले लिख देते हैं। सेम वैसे ही रहेगा, इसमें क्या हो रहा है? अन तुक के साथ में यह है, अब इसमें अन तुक के साथ में क्या है? वह है। तो अन तुक के साथ में अगर वह रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। पा में ओ की मात्रा ओ। ठीक है। अन तुक के साथ में अगर या रहेगा तो हो जाएगा एक ही मात्रा में बदलेगा, और अन तुक के साथ में अगर वह वर्ण रहेगा तो ओ की मात्रा बदलेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? पो धन अन पवन। ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए नायक और पावक, यहाँ पर अन तुक आ रहा था, यहाँ पर कौन सा तुक आ रहा है? अक। अक तुक को ध्यान देना है। अक तुक के साथ में अगर यह रहेगा तो क्या करते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे अक। अक तुक आ रहा है तो अक लिख दिए। अक तुक के साथ में अब देखो क्या है? यह है। अक तुक के साथ में अगर यह रहेगा तो जैसे कि इसमें हो जाएगा एक ही मात्रा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नायक दिया है, नायक दिया है तो क्या हो जाएगा? नय, ये हो गया, और धन। ठीक है। अक तुक के साथ में अगर यह दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे? एक ही मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ना का यहाँ पर क्या हो जाएगा? नय, नय धन अक, नायक। ठीक है। नय धन अक, नायक। उसी प्रकार पावक है, तो पावक में भी यहाँ पर अक तुक आ रहा है तो अक लिख देंगे, ये हो गया अक। अब उसके बाद में अक हुआ, अक के बाद में क्या करना है? व दिया है। ठीक है। पावक, अक तुक के साथ में व दिया है, तो व दिया है तो व के में क्या हो जाएगा? कौन सा व दिया है तो क्या करेंगे? प में क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। यहाँ पर प में क्या हो जाएगा? प। प धन अक, क्या हो जाएगा? प धन अक, पावक। यानी कि अक तुक के साथ में अगर यह दिया रहेगा तो ए हो जाएगा, अक तुक के साथ में अगर वह दिया रहेगा तो अ हो जाएगा। तो ये हो गया प धन अक, पावक। ठीक है। अब ये हो गया, अब ये आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक, इत्यादि, इसमें देखो यह है, आधे वर्ण वाला आ रहा है। जब ऐसे इस प्रकार से दिया रहेगा, यद्यपि, प्रत्येक, इत्यादि, आधा वर्ण आ रहा है, तो आधा वर्ण के साथ में अगर यह दिया रहेगा, उसके साथ में अगर यह दिया रहेगा तो यह जो है
वो छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित होता है। यानी कि कौन सा स्वर में परिवर्तित हो रहा है? ई में परिवर्तित हो रहा है। तो यह वर्ण जो है ई में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? त का क्या हो जाएगा? प्र दिया है तो प्र लिख दिए, और यह परिवर्तित हो रहा है ई में, तो यहाँ पर त का त हुआ और उसमें ई में परिवर्तित हुआ तो बन गया प्रति। प्रति हुआ और यहाँ पर ए की मात्रा है इसलिए ए लिखे और क है इसलिए क लिखे, तो बन गया प्रति धन एक, तो मिलकर के बना प्रत्येक। उसी प्रकार इत्यादि, अब फिर यह वर्ण है और उसके पहले आधे वर्ण वाला है, तो क्या करेंगे? यह फिर किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटी ई में, तो क्या बना? इति। इति धन, अब क्या बचा है? यहाँ पर कौन सी मात्रा बची है? आ की मात्रा, और यहाँ पर दी, तो क्या बना? आदि। ये हो गया। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या बना? विद्याधन अर्थी। धनाभाव, धन धन अभाव, धनाभाव। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। पहले आपको क्या करना है? जो वर्ण दिया रहेगा, जो भी शब्द दिए रहेंगे, पहले उसमें से आपको शब्द को तोड़ करके अलग करना है कि वो शब्द पहले बनना चाहिए। उसके बाद में धन लगा करके उसके बाद का हमको लगा के बनाना है। नरेंद्र है, नरधन इंद्र हुआ। देवेंद्र है, देवधन इंद्र हुआ। गिरीश है, गिरिधन ईश। सदैव, सदाधन एव। महोत्सव, महाधन उत्सव। भानुदय, भानुधन उदय। नयन, नेधन अन। पवन, पोधन अन। नायक, नयधन, नयधन अक। पावक, पौधन अक। प्रत्येक, प्रतिधन इक। प्रतिधन एक, उसके बाद इत्यादि, इतिधन आदि। तो आप लोग अब स्वर संधि समझ आ गया होगा। यहाँ से पूरे इतने जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं उसके माध्यम से आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि स्वर संधि को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, कैसे स्वर संधि होता है। धन के पहले और उसके बाद वाले वर्ण को हम स्वर अगर दिया रहेगा तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये स्वर संधि है। तो आगे के क्लास में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे।